भारत, मैं एक भारतीय हूँ, आप भी एक भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। लेकिन आज के समय में आपको भी पता है कि हमारा देश भारत आज एक उभरती हुई शक्ति बनना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बनना चाहता है। और तो और विश्व के सभी देश आज भारत की तरफ आंख लगाए देख रहे हैं कि भारत इनोवेशन टेक्नोलॉजी में क्या नया कर रहा है। आपको भी पता है कि गूगल, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनियां, टीसीएस वगैरह, टाटा मोटर्स भी आप देख सकते हो, इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने आज के टाइम में भारत का झंडा ऊंचा किया हुआ, भारत का नाम ऊंचा किया हुआ है। लेकिन क्या हम वाकई में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं? चलिए आज इस विषय में बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वह भारत वाकई में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आपको भी पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में आज के समय में चीन का डंका बज रहा है। लेकिन भारत के पास इतना इनोवेशन है, युवा शक्ति है, उसके बावजूद भी हम चीन से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। चीन से हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। इसकी वजह आज हम जानते हैं दोस्तों। तो आज आप वीडियो में बने रहो और अगर आपको कोई भी मेरे किसी भी पॉइंट से आप सहमत हो या असहमत हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं अपना पहला पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आपको भी पता है दोस्तों कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हाँ, हम ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, उनको अच्छे से बनाया जा रहा है। लेकिन आज भी हम चीन के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। अगर आप बात करते हैं कि भारत का इंडस्ट्रियल एरिया, आपको भी पता है इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ भी आता है, किसी भी स्टेट में आता है तो वो अलग से दिखता है, क्योंकि हमें दिखता है कि वहाँ पे टूटी हुई सड़कें हैं, कोई पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। इससे हमारा यही पता चल जाता है कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया कितना सक्षम है। आपको भी पता वहाँ पे बिजली काटी जाती है, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं होती और लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत कमज़ोर है। आपको भी पता है कि अगर आप उदाहरण के तौर पे लेंगे, उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल एरिया से माल बंदरगाह तक पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगते हैं। वहीं अगर आप चीन की बात करेंगे तो दोस्तों चीन में है ना, मात्र 1 दिन में आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया से किसी भी बंदरगाह पे अपना माल पहुंचा देते हैं। इसीलिए चीन से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड होता है, क्योंकि चीन ने अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट किया। आप भी वीडियोज़ में देखते हैं कि चीन ने अपने आप का इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे से बिल्ड किया हुआ है। और अगर रही बात भारत की, भारत भी कर सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। उन कमियों के बारे में हम आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये मैंने बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में कितनी सारी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें सुधारना होगा अगर हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, क्योंकि अगर कच्चा माल एक जगह से दूसरे जगह पे जल्दी पहुंचेगा, 24 घंटे के अंदर पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली बात है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्किल्ड लेबर की कमी। स्किल्ड लेबर, आपको भी पता है कि स्किल्ड लेबर की भारत में कितनी कमी है। फैक्ट्री में अनट्रेडेड वर्कर्स होते हैं, आपको भी पता है। मशीनों की ट्रेनिंग होती है, वो प्रॉपर नहीं दी जाती। इंजीनियरिंग ट्रेनिंग मशीन समझते ही नहीं है, आपको भी पता है। भारत में अगर युवा है लेकिन इंडस्ट्रियल स्किल की भी कमी है। उदाहरण के लिए नोएडा की इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में अनट्रेडेड ऑपरेटरों की जगह 1 हफ्ते मशीन खराब हो जाती है, लेकिन 1 हफ्ते अगर उनकी मशीन खराब हो गई तो उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। जबकि यही चीज़ें अगर चीन में, आपको भी पता है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, वहाँ पे वैसे ही लेबर की शॉर्टेज रहती है, तो उन्होंने उसका रास्ता निकाला है। जैसे उन्होंने क्या किया कि अनट्रेड या अनस्किल्ड लेबर की जगह उन्होंने ऑटोमेटिक मशीन्स लगा दी, रोबोट लगा दी। ये टेक्नोलॉजी भारत को भी एडोप्ट करनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली, सीधी सी बात है, प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं दे सकते। मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में भी आपको चीन का कवर करके दिखाया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर करके दिखाया है। वो इंडिया से आज भी 50 साल आगे दोस्तों जी रहा है। हाँ, कुछ मेरे दोस्त इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ मेरे दोस्त मेरे को ट्रोल भी करेंगे कि आप चीन की बड़ाई कर रही है। लेकिन दोस्तों देखो, जिस देश ने अगर विकास किया है तो हमें उसके विकास से हमें सीखना चाहिए। मैं उस देश के लिए या अपने देश को ट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन सीधी सी बात है, अगर उस देश ने डेवलपमेंट किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा देश भी उस टेक्नोलॉजी को अपने देश में लेके आए। हमारे जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, हमारे और भाई बहन हैं, उनको भी रोजगार मिले। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा अगला पॉइंट आता है नीति और लाइसेंसिंग। आपको भी पता है कि गवर्नमेंट की नीतियाँ काफ़ी हैं। गवर्नमेंट ने लेबर्स के लिए लेबर लॉ भी बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी उन्होंने कानून बनाया हुआ है। लेकिन आपको लगता है दोस्तों कि वो कानून प्रॉपर ऑन ग्राउंड लेवल काम करता है? आपको लगता है? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बनाई तो हैं चीज़ें, लेकिन वो है ना, अगर हम ज़मीनी हकीकत देखते हैं तो ज़मीन पे वो चीज़ें नहीं होती। आपको भी पता है सरकारी ऑफिस में छोटी छोटी चीज़ों के लिए लंबी कतार होती है। बिना आपको
आपको भी पता है कि बिना कुछ दिए आपका कोई काम नहीं होगा, होगा तो फाइलें आपकी लटकी रहेंगी, फाइलें सड़ती रहती है। आज भी आपको पता है ऑफिसों में फाइलें रहती है, जबकि ऑटोमेशन है सब कुछ, आपको भी पता है। हम अगर उसको कंप्यूटराइज लाएं तो उससे जल्दी से जल्दी हमारा काम हो सकता है। इसलिए भारत में अगर एक फैक्ट्री हमें खोलनी हो ना दोस्तों, तो उसके लिए कम से कम 1 दर्जन लाइसेंस चाहिए होते हैं, और पर्यावरण, एनओसी, फायर, ये वो दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको भी पता है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चक्कर काटने में ही आपको 6 महीने लग जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स तो चलो बहुत बाद की बात है, लाइसेंस तो बहुत बाद की बात है, लेकिन लाइसेंस मिलने में ही आपको दोस्तों 1 साल। अगर आपके पास मान लो कोई इनोवेशन आप चाहते हो, यार मेरे को एक फैक्ट्री खोलनी है, तो फैक्ट्री खोलने में उसके लाइसेंस लेने के लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। पता चला चीन में तो वहाँ पे इतने आप लाइसेंस ले रहे हो, इतने तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बदल गई, फिर क्या करोगे। तो दोस्तों ये चीज़ है इंडिया में, हम इस चीज़ को भी मानते हैं, लेकिन वही बात है कि सरकार की नीतियां हैं, सरकार के अफसर जिस हिसाब से काम करते हैं उनको भी देखना चाहिए कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में अपना सहयोग भी देना चाहिए। अगर हर एक आदमी थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करे ना दोस्तों, तो हमारा देश है ना काफ़ी ऊपर जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। आज पूरे वर्ल्ड वाइड है ना, सब ये देखते हैं कि वही इंडिया कुछ नया कर रहा है, लेकिन वही बात है, इंडिया है ना टेक्नोलॉजी के मामले में आज भी है ना 2-4 देशों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। वो इसी के कारण है दोस्तों। तो ठीक है, इसी चीज़ में मेरा अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको भी पता है कि आज के टाइम में फैक्ट्रियाँ में अभी भी 40-40, 50-50 साल पुरानी मशीनें हैं, जबकि आज के टाइम में यार हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदल देती है। आप बताओ क्या मतलब टेक्नोलॉजी हमें बदलनी नहीं चाहिए, मशीनें बदलनी नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक मशीनें आ रही है आज के टाइम में, ठीक है। चीन में रोबोट काम करते हैं यार फैक्ट्रियों में, ठीक है आज, लेकिन इंडिया में आज भी है ना वर्कर मैनुअल काम करते हैं। आपको भी पता है, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, सुबह वहाँ पे वर्कर्स कितने आपको जाते हुए दिखेंगे, आपको खुद पता है। हमारा सिस्टम है ना, जो सिस्टम, या तो हमारा सिस्टम अपने आप को बदलना नहीं चाहता, या फिर वही बात है कि जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। उदाहरण मैं आपको एक दे रहा हूँ, एक मुरादाबाद की फैक्ट्री है, उसमें है ना आज भी सारा काम है ना हाथों से होता है। जैसे चमड़ा उद्योग है, आपका कपड़ा उद्योग है, उनमें है ना आज के टाइम में ऑटोमेटिकली मशीन्स आ रखी हैं, लेकिन इंडिया में है ना आज भी 50% काम है ना हाथों से होता है, ठीक है। हाँ हम मानते हैं इसके कारण थोड़ा सा लेबर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन दोस्तों वही बात है, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को ऊपर लेके आना है तो हमें ये चीज़ें अडोप्ट करनी पड़ेगी यार। उसमें है ना वही चीज़ है, चीन इसीलिए बाजी मार रहा है। आज आपको भी पता है चीन में कैंटन फेयर लगा हुआ है। कैंटन फेयर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। इंडिया में क्यों नहीं आते भाई? इसीलिए तो आ रहे हैं ना चीन में, क्योंकि उनको पता है हर 6 महीने में लगता है कि हर 6 महीने में नई नई टेक्नोलॉजी आती है दोस्तों। अगला जो मेरा पॉइंट है ना वो है फाइनेंस, या फिर आप ये लगा लो कि पैसे की कमी, ठीक है। आज के टाइम में कोई बंदा अपना बिजनेस करता है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगाता है, दुकान चलाता है, उसको यार कहीं पे फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्टार्टअप को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें होता क्या है, वो बंदा बैंक के पास जाता है कि सर मेरे को लोन चाहिए। बैंक मांगता है कि यार मेरे को कोलैटरल दे दो। यार एक बार बताओ, अगर किसी बंदे को लोन चाहिए, उसके पास कोलैटरल नहीं है, तो क्या आप लोन नहीं दोगे? एक साइड तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने एमएसएमई के लिए, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग लॉन्च कर रखी है, आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं, हम गारंटी देते। तो यार बैंक देते क्यों नहीं भाई? ज़मीन पे उतर के आओ ना, जब ही तो पता चलेगा। ज़मीनी हकीकत कुछ और है, कागज़ों में, फाइलों में बोलने की हकीकत कुछ और है भाई। लेकिन ये चीज़ है ना कोई नहीं समझते, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर है ना भारत की रीढ़ है। अगर हम एमएसएमई को प्रॉपर सपोर्ट करें ना, तो भाई एमएसएमई है ना इंडिया को काफ़ी ऊंचा ले जा सकता है। गवर्नमेंट की नीतियाँ बनती हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे नीतियाँ लगती नहीं है। तो यही चीज़ है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती यार। जो बंदा एक छोटी सी फैक्ट्री लगाता है बेचारा उधार पे, किराए की ज़मीन लेके, यार उसको सपोर्ट करो ना। आप उसको बोल रहे हो सिक्योरिटी दे दो यार। अगर सिक्योरिटी होती या उसके पास फंडिंग होती तो बैंक के पास क्यों चक्कर काटता भाई? तो यही तो चीज़ है ना दोस्तों। उसके बाद आती है लॉजिस्टिक की दिक्कत, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। आपको भी पता है कि लॉजिस्टिक एमएसएमई के लिए या फिर फैक्ट्रीज के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि यार अगर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मेरे पास रॉ मटेरियल जल्दी से जल्दी आए और मैं उसको रेडी करके जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट करूं या फिर एक जगह से दूसरी जगह भी भेजूं। लेकिन इंफ्रा का आपको दोस्तों हालत पता ही है, ठीक है। ऊपर से आपको आरटीओ वगैरह, पुलिस का कमीशन, ये वो, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है यार। इन चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते, आपको भी पता है, ठीक है।
हाईवे पे लंबे लंबे जाम रहते हैं। कहने को हमारे हाईवे बढ़िया है, लेकिन इतने लंबे लंबे जाम रहते हैं। वही बात है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना इतना महंगा हो गया, जाम में फंसा रहेगा, डीजल भी लगेगा, तो उसके कारण यार उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। ऊपर से इतने महंगे महंगे टोल्स हो गए। जो अपने पोर्ट्स हैं, जैसे मुंबई का नवा शवा है, आप अपना गुजरात का मुद्रा ले लो, और अपना यहाँ का अपना कन्नूर का ले लो, केरला का, ये सारे पोर्ट्स है ना इतने आज के टाइम में कंजस्टेड है। वहाँ पे है ना एक एक कंटेनर को दोस्तों 4 से 5 दिन लग जाते हैं अनलोडिंग होने में, कस्टम क्लियरेंस होने में। और यही चीज़ अगर आप चीन की या फिर सिंगापुर की, इन देशों की बात करोगे ना भाई साहब, 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है सारा प्रोसेस। आपका कंटेनर आया जहाज में से, 24 घंटे के अंदर उतर भी जाएगा, कस्टम क्लियरेंस होके पोर्ट से बाहर। इंडिया में 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं। तो यार कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये तो बताओ भाई। तो यही चीज़ है। ऊपर से अगला हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो है रिसर्च। अब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी R&D पे इतना GST लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है। यार R&D करने दो ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई आप लोग इनोवेशंस करो, R&D करो, हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए। आपको 4 साल 5 साल के लिए टैक्स फ्री एग्जाम्पशन दे दो। लेकिन वो यार ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। लैब में है ना इंजीनियर्स डिज़ाइन तो बना देते हैं, स्टार्टअप्स अपना डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन वो जब है ना हकीकत में जाते हैं ना, ऑन ग्राउंड जाते हैं, तो वो चीज़ें है ना कुछ अलग ही होती है। ठीक है, अगर हम आज भी देखें ना तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत फास्ट है, बहुत कंज्यूमेबल है। हम अपनी इकोनॉमी का एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन वही बात है यार, सबका सहयोग चाहिए, गवर्नमेंट का भी सहयोग चाहिए, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का भी सहयोग चाहिए। ठीक है, अगर आप एग्जांपल लोगे तो एप्पल के आईफोन आज के टाइम में इंडिया में बनते हैं। लेकिन आप एक बार बताओ, इंडिया में एप्पल का आईफोन बन रहा है और इंडिया में ही महंगा है। दुबई में क्यों सस्ता है भाई, चीन में क्यों सस्ता है, हांगकांग में क्यों सस्ता है, हर देशों में क्यों सस्ता है, इंडिया में ही बन रहा है और इंडिया में ही महंगा है आईफोन। अब आप बताओ, जबकि उसकी डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी वो कोरिया और चीन की है, क्योंकि वही है ना भाई, वहाँ से रॉ मटेरियल आता है, यहाँ पे असेंबली कर देते और लगा देते हैं मेक इन इंडिया। लेकिन क्या ये मेक इन इंडिया है, आपको लगता है? नहीं है भाई, नहीं है। आज के टाइम में कोई भी फैक्ट्री विदाउट रॉ मटेरियल चल ही नहीं सकती। रॉ मटेरियल आज के टाइम में 100 में से 100 फैक्ट्रीज में चीन से आता है, थोड़ा बहुत इंडिया से भी आता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन चीन के रॉ मटेरियल के बिना कोई भी फैक्ट्री नहीं चलती दोस्तों। ऊपर से सबसे बड़ा हमारा जो पॉइंट है वो है करप्शन। आपको भी पता है, आप इंडिया में एक भी काम करा के दिखा दो करप्शन के बिना। जब तक आप बाबू लोग को, अफसरों को, मैं ये नहीं कहता सारे अफसर बेकार हैं भाई, कुछ ऑफिसर हैं और कुछ ऑफिसर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेचारे अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन सिस्टम के आगे बेबस है। आपको भी पता है, सारी आप दुनिया भर के सोशल मीडिया पे आजकल पोस्ट चलते हैं, वीडियोस चलती है कि भाई सिस्टम के आगे कैसे मतलब बड़े बड़े आदमियों ने अपनी हार मान ली। तो वही सिस्टम ऐसा हो चुका। चीन में पता है दोस्तों, एक ऑफिसर ने $3 मिलियन का करप्शन किया। ठीक है, $3 मिलियन उसने सिस्टम में से गायब कर दिए। चीन की गवर्नमेंट को पता चला, चीन की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केस किया। केस करते ही उसको मौत की सज़ा दे दी। और मौत की सज़ा दी ना, मौत की सज़ा ऐसे नहीं दी, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। टर्म्स एंड कंडीशन क्या, उसको पहले 2 साल के लिए जेल में डाला। पहले 2 साल के लिए जेल में डाल के उससे पहले ये चीज़ें पूछी गई कि भाई तूने हमारे सिस्टम में कैसे करप्शन किया, वो कौन सा लूप होल है जो हमें नहीं पता और तूने कर दिया, कौन कौन तेरे साथ ऑफिसर्स, कौन कौन सा डिपार्टमेंट तेरे साथ मिला हुआ था। तो भाई ये कानून बन जाए ना इंडिया में दोस्तों, इंडिया के तो वारे ही नारे हो जाए। पर वही बात है भाई, कोई करना नहीं चाहता या कर नहीं सकते, मेरे को नहीं पता भाई, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ है कि हम भारतीय हैं, हमारे पास यंग टैलेंट है यार, यंग बच्चे हैं जो काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनको बढ़ावा नहीं दे सकते। अगर हम उनको बढ़ावा देंगे ना दोस्तों, तो इंडिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मेरे को भी पता है, मैं भी बिजनेस करता हूँ, हमें भी ग्राउंड रियलिटी का पता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का और नाम ऊंचा हो। हमारा देश जैसे चीन आगे बढ़ रहा है ना, हम भी चाहते हैं कि हमारा देश टॉप 3 में आए। अभी हम कहने को कह देते हैं हम कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए, लेकिन यार हमारा है ना, जो कहते हैं ना पॉपुलेशन वाइज हमारा बेस बड़ा है। अगर बेस बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन भी बढ़ेगी, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा उस वाइज। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, जैसे पर पर्सन की इनकम, वो देखो ना यार, वर्ल्ड बैंक की लोन में हमारे ऊपर सबसे बड़ा ज़्यादा खर्चा है, हम नंबर 1 है। तो यार क्या हम चौथी इकोनॉमी बन गए, बताओ ना दोस्तों। तो ये चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ। तो यार अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो
तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों कमेंट ज़रूर करो यार, आप लोगों के कमेंट नहीं आते। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें लगी कि जो मैंने अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही बोली है तो यार वो भी बताओ, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और करना और मेरी वेबसाइट को ज़रूर देखना, जो कि मेरी वेबसाइट है hiven.world। हम धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांडिंग को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।